पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन आज भारत का जिगरी दोस्त है। पाकिस्तान की मौत आज भारत की उम्मीद है और पाकिस्तान का काल आज अखंड भारत का उगता सूरज है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के देवबंद क्या बता रहे। सोचिए, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, इन तीन देशों में टेंशन की सुनामी आ गई, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को इन तीन देशों ने अब तक अपनी उंगलियों पर नचाया, आज सोचिए उसी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन्हें आंख दिखा रही है। मुत्तकी के भारत दौरे से साफ हो जाता है कि भारत की दोस्ती आज के अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है, और तभी तो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बता रहे अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी पीओके पर पाकिस्तानी हुकूमत को भी अल्टीमेटम दे चुकी हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब देवबंद के रास्ते अफगानिस्तान की होनी है अखंड भारत में वापसी। और इसको लेकर खासकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी यू की सांकेतिक भविष्यवाणी में कितना बड़ा भविष्य सच में छुपा है, देखिए धर्म ज्ञान पर। अफगानिस्तान की हिस्ट्री, गांधारी की मिस्ट्री, अफगानिस्तान का हिंदू इतिहास, अफगानिस्तान की जड़ों में अखंड भारत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जिस अफगानिस्तान को हड़पने का ख्वाब पाकिस्तानी हुकूमत आज भी देखती, सोचिए उसका संबंध भारत से अब का नहीं है बल्कि 5000 साल पुराना है। कहते महाभारत युद्ध की नींव अफगानिस्तान से रखी गई, क्योंकि आज का अफगानिस्तान महाभारत काल में गांधारी साम्राज्य हुआ करता था। यहीं पर आज से लगभग 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया। उन्हीं के बेटे का नाम गांधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई। गांधारी के भाई शकुनी थे, आप भी जानते हैं, और अपने पिता की मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता उन्हीं के हाथ में आई, और जो कि रणभूमि में गांधारी को अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा, जिस कारण उन्होंने खुद के भाई शकुनी को यह श्राप दिया कि जिस तरह तुमने हस्तिनापुर में गृह युद्ध और विनाश करवाया, उसी तरह तुम्हारे राज्य में यानी कि गांधार में भी विनाश होगा। जो आज का अफगानिस्तान है उनमें कभी शांति नहीं रहेगी, यानी कि आज के अफगानिस्तान में। हालांकि देखिए, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद, पांडवों से हार के बाद, कौरव वंश के कुछ लोग गांधार में रहने लग गए। फिर बाद में वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए। फिर जैसे जैसे बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हुआ, गांधार में भगवान शिव की पूजा अर्चना भी समय के साथ बंद हो गई, और इसके बाद मौर्य साम्राज्य के राजाओं का गांधार पे राज हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर मुगलों का हमला हुआ और गजनवी ने 11वीं सदी में सोचे इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश में पूरी तरह से तब्दील हो गया। अब आज भले ही मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर अफगानिस्तान की पहचान होती है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी देखा जाए तो अखंड भारत से ही जुड़ी हुई हैं। नापाक पाकिस्तान का काल, गांधारी का मुल्क, अखंड भारत का हिस्सा, गांधारी का मुल्क, पीओके पर भारत की ढाल, गांधारी का मुल्क, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अपने यात्रा की शुरुआत सोचे देवबंद से की, और अहम समझौते के तहत दोनों मुल्कों के बीच की शांति, स्थिरता और विकास को मजबूत देने का भी उन्होंने कार्य किया। भारत के साथ तालिबान की बढ़ती नजदीकियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त टेंशन बढ़ाई हुई है, बल्कि अखंड भारत की ओर अपना एक कदम भी बढ़ा दिया है। मुत्तकी के इस यात्रा ने अफगानिस्तान को भारत की ढाल बना दिया। आलम यह है कि पाकिस्तान का यही कट्टर दुश्मन आज भारत का जिगरी दोस्त पूरी तरह से बन चुका है। लेकिन क्या इसी दोस्ती में अफगानिस्तान की वापसी अखंड भारत में हो सकती है? अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत से हम क्या समझते हैं? किस प्रकार से भारत से सटे अन्य मुल्कों की घर वापसी हो सकती है, और वो भी अखंड भारत के तौर पर? अफगानिस्तान के साथ साथ क्या बलूचिस्तान भी एक दिन अखंड भारत के नक्शे पर नजर आ सकता है? इसको लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो जी की सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिएगा जरूर। देखो, कई बार क्या हो जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। हमें वर्तमान की नीतियों को निर्धारित करना पड़ता है, जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ता है, और भविष्य में होने वाली चीज़ों को हम अपने कर्म के अधीन रख करके बदल सकते हैं। कभी आपको पता हो कि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वो दूसरे के आंख में आंख डेल करके नहीं देते थे। आप यहाँ तक कि मेरा खुद का भी अनुभव है, अगर एफिल टावर के नीचे आप खड़े हो और अंग्रेजी में पूछते तो जवाब नहीं देगा, उसको फ्रेंच में ही पूछना पड़ेगा आपसे। आज भी उतनी करवाट है, लेकिन दोनों नाटों में रहे, साथ में यूरोप संगठन में साथ में रहे, चले, एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी रहे। और कभी ऐसा भी था कि ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन अलग था, आज वो जर्मन यूनाइटेड है।
परिवर्तन जीवन का नियम है। मुझे लगता है कि हमें हमारी पहले की भूल से सीखना चाहिए। जब हम बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन करें तो बांग्लादेश वाली मिस्टेक ना करें। बांग्लादेश में मिस्टेक ये हो गई कि आपने उसको देश तो बनवा दिया, लेकिन उसका डिफेंस अपने हाथ में रखना था, उसकी करेंसी अपने हाथ में रखनी थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी हमें अपने हाथ में रखनी थी। हमने उनको पूरी छूट दे दी। बंदरों को छूट दे दोगे तो बंदर उत्पात करता है जी। बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है। आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपका धर्म आप मेंटेन करो, लेकिन आपका डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी करेंसी भारत देश देखेगा। इसको ही तो हम अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत का भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट में कहा हुआ है, और ये दिख रहा है अखंड भारत इस तरह होगा। इसमें कैसे हो जाएगा, आप देख रहे हो आज की तारीख में अफगानिस्तान से हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं जी। मधुर थे ही, हमारा सांस्कृतिक उसके साथ लेना देना है, क्योंकि गंधार में गांधारी से महाभारत कालीन है हमारे। तो हम तो सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। हम जब अखंड भारत कहते हैं तो हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, हिंदू भारत की बात नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, हिंदू भारत और सांस्कृतिक भारत? सांस्कृतिक भारत मतलब कल्चरल, संस्कृति मतलब कल्चर, और हिंदू मतलब आपका रिलीजियोसिटी, रिलीजन। जैसे कोई कहे कि पूरी दुनिया को हम इस्लाम कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है, नितांत बेवकूफ़ी है। पूरे दुनिया को आप, पूरे विश्व को आप हिंदू बना दोगे, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, कभी नहीं होगा ये। पूरी दुनिया क्रिश्चियन भी होने वाली नहीं है। रादर उसमें इस तरह से करें कि बलूची अपने इस्लाम को मेंटेन करे, सिंधी अपने करें इस्लाम को मेंटेन करें, उस तरफ बांग्लादेश अपने इस्लाम को मेंटेन करे, नेपाल अपने हिंदुत्व को मेंटेन करे, भारत के अंदर जो हिंदू प्रधान इलाके हैं वो हिंदुत्व को करें, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस तरफ का कश्मीर है, जम्मू नहीं बोल रहा हूँ, वो विस्तार अपने इस्लाम को मेंटेन करे। जम्मू को हिंदू बहुल है तो उसको हिंदुत्व का मिलना चाहिए आज़ादी। अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हुए एक यूनिफाइड फेडरल सिस्टम के अंदर ये सारे देश रह सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में ये जो हम उलूल जुलूल खर्चा करते हैं, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश जो अपने जनता को खाने की 2 रोटियां नहीं दे पा रहे हैं, वो डिफेंस पे $बिलियन खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा बंद हो जाएगा। और फेडरल सिस्टम के अंदर ये होगा कि आप अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसमें रहिए, पर इसका स्ट्रक्चर फेडरल होगा। यही अखंड भारत है और यही अखंड भारत संभव है बनाना, और ये बनेगा, ये अखंड भारत बनेगा, क्योंकि इतना खर्चा आने वाले दिनों के अंदर डिफेंस का वो कंट्री कर भी नहीं पाएंगे। उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो जाएंगे कि भारत को उनको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, और ये होना है। देखिए, क्या हम ये माने कि हिंगलाज शक्तिपीठ के आधार पर ही बलूचिस्तान को हम हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में रख सकते हैं या अखंड भारत की श्रेणी में रख सकते हैं? यही वो आधार है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बलूचिस्तान आपका कोई हिंदू राष्ट्र में हिंदू बनेगा, नहीं बनेगा। बलूचिस्तान इस्लाम का एक इस्लामिक है, सॉफ्ट है वो लोग। अच्छा, कट्टरपंथी नहीं है? कट्टरपंथी अब तक तो नहीं है। अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई बांग्लादेश पहले कट्टरपंथी नहीं था। बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या था कि मुजीब रहमान जो थे वो लिबरल थे जी, ठीक है ना। तो मुजीब रहमान को फिर जब कट्टरपंथी वहां पे हावी होने लगे तब तो शेख हसीना को भागना पड़ गया। आज जो है वहां पे कट्टरपंथी है। कट्टरपंथियों में हमेशा से याद रखो, जो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है उसका अंत हमेशा डिक्टेटरशिप से होता है, और टू मच ऑफ डिक्टेटरशिप का अंत हमेशा आंदोलन से होता है जी। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे। जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है धर्म नहीं है, बहुत से कारण होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पे ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत की सीमाएं क्या सिर्फ, मैं सोचूं कि एशिया तक ही सीमित है? क्या ये यूरोप, अमेरिका तक या गल्फ देशों तक नहीं जाएंगी? नहीं, मैं बहुत जिसको कहते हैं ना भावनाशील होकर के इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। हमें थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो चीज़ें
वास्तविकता को हमें स्वीकार करके चलना चाहिए कि भारत, अखंड भारत जब हम कहें तो सार्क के 7 देश आप मान के चलो, जितने भी हैं। श्रीलंका से करेंगे, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। सार्क के ये देश अखंड भारत का हिस्सा पहले भी थे, अब भी बन सकते हैं और उसका भविष्य वही है जी। लेकिन ये यूरोप अमेरिका तक आपका अखंड भारत कभी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए।